नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में आप सबका स्वागत है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाने के लिए प्रॉपर्टी एक्सपर्ट को जरूर फॉलो करें ताकि आप किसी भी तरह के स्कैम में ना फंसे। जब भी आप प्रॉपर्टी को किराए पर लेते हैं, मान लीजिए प्रॉपर्टी ओनर प्रॉपर्टी किराए पर देना चाहते तो कई बार आपने नोट किया होगा कि कई तरह के मतभेद होगा टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, आप किराएदार हैं, हो सकता है आपको मकान वाले परेशान करने लगे कि आप सडनली किराए बढ़ाए। हो सकता है आपका रेंट पीरियड खत्म भी ना हुआ हो और मान लीजिए आपका रेंट पीरियड खत्म हो गया तो वो हो सकता है आपको वो बोले कि 25% किराए बढ़ाए, या तो हो सकता है आपसे बोले खाली कर दे। ये एक परेशानी हो सकता है, या आपसे एक्स्ट्रा मेंटेनेंस पेंटिंग के चार्जेस मांगे, या ओनर बोलेंगे कुछ सिक्योरिटी मनी डिडक्ट करेंगे। ये है प्रॉब्लम्स किराएदार को फेस करनी पड़ती है। दूसरी है प्रॉपर्टी ओनर को भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है किराएदार से। मान लीजिए कुछ इलीगल एक्टिविटीज स्टार्ट करते हैं, ओनर के खिलाफ कुछ लोग नेबर से लड़ते हैं। एक बैलेंस्ड रेंट एग्रीमेंट साइन करना मुश्किल है। रेंट एग्रीमेंट होते हैं जब ओनर एक टेनेंट को प्रॉपर्टी रेंट में देते हैं। इसको रेसिडेंशियल केसेस में लीज डीड भी बोल सकते हैं, और मुंबई जैसे सिटीज में इसे लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बोलते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जिसे पता चलता ओनर और टेनेंट के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है। रेंटिंग रेंट कंट्रोल एक्ट 1972 से गवर्न होता है। ये तब एप्लीकेबल होता है जब रेंट मोर देन ₹3,500 हो जाता है। सो व्हाट आर द स्टेप्स टू रेंट अ प्रॉपर्टी? फर्स्ट है फाइंड प्रॉपर्टी ऑनलाइन और थ्रू ब्रोकर। सेकंड में नेगोशिएशन होता लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के बारे में, तो एक बैलेंस्ड रेट एग्रीमेंट साइन कीजिए। नेक्स्ट है लेसर, जो है ओनर होना चाहिए या लीगली ऑथराइज्ड होना चाहिए या कोई POA होनी चाहिए, तो टेनेंट ऑर्गेनाइजेशन लेटर मांगनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है टेनेंट का बैकग्राउंड चेक करना इंपॉर्टेंट है। पुलिस वेरिफिकेशन करनी है, ID प्रूफ लेनी है टेनेंट का, और टेनेंट की रेंट पेइंग कैपेसिटी देखनी चाहिए। टेनेंट किस तरीके का है, जैसे फैमिली, सैलरीड और बिजनेसमैन है। फिफ्थ पॉइंट है रेंट एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है और उसको नोटराइज्ड करना जरूरी है। 12 मंथ्स के ऊपर रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर करनी है इन सब रजिस्ट्रार ऑफिस। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रोकरेज, तो 1 टाइम दीजिए या आपकी रिन्यूअल होगी। अब हम बात करेंगे कि रेंट एग्रीमेंट में कौन से क्लॉसेस इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले जिस दिन एग्रीमेंट साइन हो रहा है, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन करें। डेट ऑफ एग्जीक्यूशन वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। उसके बाद दोनों पार्टीज के डिटेल्स आते हैं, ओनर की और टेनेंट की। यहाँ ओनर का नाम, ओनर का परमानेंट एड्रेस, ईमेल होना जरूरी होता है, साथ में उसका मोबाइल नंबर भी। ये सेम डिटेल्स टेनेंट का भी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है। अब ये लेसर जो है वो एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी के ओनर बन जाते हैं, या वो ऑथराइज्ड है तो आप वो लिख दीजिए कि वो ऑथराइज्ड है, और पावर ऑफ अटॉर्नी के भी डेट मेंशन करेंगे। अगर पावर ऑफ अटॉर्नी के कोई ऑथराइज्ड लेटर है तो उसकी डिटेल्स भी यहाँ आ सकते हैं। फिर प्रॉपर्टी का एड्रेस आ जाते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी के सारा डिटेल्स मिल जाता है कि कितने रूम्स है, बाथरूम्स, किचन, सर्वेंट रूम, बालकनीज एंड ऑल fixed items such as wardrobes, wood door, doors, windows, curtain rods, fans and lights, etc. साथ ही साथ आप फिटिंग्स और फिक्चर्स के डिटेल्स भी देना है। ये आप एक एनेक्चर फॉर्म में भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको पीरियड ऑफ लीज लिखना होता है कि आप कितने दिन के रेंट एग्रीमेंट साइन कर रहा है। साथ में आपको एग्जैक्ट पर्पस क्या है लीज का, ये भी लिख देनी चाहिए। अगर वो पर्पस रेसिडेंशियल पर्पस है, और साथ में आप ये भी लिख सकते हैं कि टेनेंट इस प्रॉपर्टी को कोई भी और बिजनेस पर्पस के लिए नहीं यूज कर सकते।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लॉसेस जो है वो है रेंट किस तरीके से पे कर सकता है और किस तरीके से रिसीट्स मिलेंगे एज ए टेनेंट। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है कि रेंट में कोई मेंटेनेंस चार्जेस इंक्लूडेड है कि या नहीं। यूटिलिटी चार्जेस जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, टेलीफोन, इंटरनेट चार्जेस एक्सेट्रा, ये सारे चार्जेस रेंट के साथ इंक्लूडेड है या आपको और पे करना है। तो स्टैंडर्ड में जो होता है वो रेंट अलग से मेंशन होता है और मेंटेनेंस अलग से मेंशन हो जाता है। ये जो मेंटेनेंस है वो टेनेंट सेपरेटली पे करता है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट में लिखना बहुत जरूरी है, वरना ये 90% केसेस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्लॉज है द लेसर शैल पे utility bills, that is electricity, water, gas, telephone and internet bills as per consumption to the concerned authorities. The lessor shall do nothing which may lead to the suspension or termination of any of these services. The lessor indemnifies the lessor against any damages suffered by him as a result of any failure or interruption of any supplies to the premises due to the negligence of the lessee. The next clause is the lessee shall pay common area society maintenance charges directly to the apartment association, facility management company, etc. The lessor shall pay the property tax and other dues and demands to the concerned authority. The next clause is the lessor shall pay rent receipts or receipts of any other payments made by the lessee on the account of said property. The receipt shall contain the date of receipt of amount, the address of scheduled premises, PAN number of lessor if required, period for which the payment is made and the subject of payment, that is rental, electricity, deposit, etc. In case the lessee fails or neglects to pay any such amount of lease rent, utility payments, maintenance charges, taxes or any other outgoings, the lessor may at its discretion but without being bound to do so, pay the same and the lessor on the production of receipts or other proof regarding such payment by the lessor shall immediately reimburse the same to the lessor, failing which the amount so paid by the lessor, without prejudice to its other rights and remedies including right of termination of the lease, shall carry interest at the rate of 18% per annum, calculated on daily basis or part thereof from the date of payments by the lessor. नेक्स्ट है सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको कितना मंथ का सिक्योरिटी डिपॉजिट चाहिए लैंडलॉर्ड को। तो इस केस में ये जनरली इंटरेस्ट फ्री रीफंडेबल अमाउंट होता है। तो जब भी आप उसको खाली करता है आपको वापस मिल जाती है सिक्योरिटी अमाउंट। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट हर शहर में अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली एनसीआर में स्टैंडर्ड जो है वो 2 महीने का रेंट वो सिक्योरिटी डिपॉजिट में लेता है, लेकिन दूसरे शहर में चेन्नई, मुंबई, बैंगलोर में वहां पे ज्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट लेता है। नेक्स्ट है द सिक्योरिटी डिपॉजिट मे नॉट बी अप्लाइड बाय द लेसी एज पेमेंट फॉर एनी रेंटल और एनी अदर पेमेंट ड्यू टू द लेसर इन टर्म्स ऑफ दिस लीज। नेक्स्ट क्लॉज इज इट हैज बीन एग्रीड दैट द सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑन द एक्सपायरी ऑफ और इन द इवेंट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ द लीज prior to the expiry of the lease period and against handing over of possession of the lessor of the despised premises shall be refunded to the lessor in one lump sum after deducting therefrom all amounts or other charges if any outstanding to be paid by the lessor simultaneously when the lessor vacates and delivers the vacant and peaceful possession of the despised premises to the lessor. नेक्स्ट है कमेंसमेंट, ड्यूरेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ लीज। मान लीजिए आपको लीज 11 महीने के लिए दे दिया है, यहाँ पे एग्जैक्ट पीरियड ऑफ लीज मेंशन हो जाएगा। फिर साथ में जब भी रिन्यू होते हैं लीज, उस केस में जनरली 10% किराया बढ़ाया जाता है। ये क्लियरली मेंशन होनी चाहिए कि आप कितना किराया बढ़ाया जाता है। फिर हमारा फिजिकल पोसेशन वो कब दिया जाएगा। मान लीजिए रेंट एग्रीमेंट साइन हो गया 5 तारीख को और आप 10 तारीख से उसे ले रहा है, तो शायद आपको उसके अंदर थोड़ा बहुत काम कराना हो, तो आप वो डेट ऑफ पोसेशन क्लियरली लिख सकता है। नेक्स्ट है इन द इवेंट ऑफ lessee committing the consecutive default in payment of rent hereby reserved or committing
breach of any terms and conditions of this agreement of lease, the lessor shall terminate the tenancy of the lessor irrespective of the remaining period of lease stipulated in this lease agreement. उसके बाद हम बात करेंगे नोटिस पीरियड और लॉक इन पीरियड। कई केसेस में लैंडलॉर्ड बोलता है कि आपको मिनिमम 6 महीने का लॉक इन पीरियड साइन करना होगा, तो आप एज ए टेनेंट वो 6 महीने के पीरियड से पहले वेकेंट करता है, आपको एक पेनल्टी दी जाती है। हो सकता है आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट फोरफीट कर लिया जाए। अब दूसरा है एक स्टैंडर्ड 1 महीने के नोटिस पीरियड होता है, जिसमें लैंडलॉर्ड या टेनेंट 1 महीने के नोटिस देके लीज को छोड़ सकते हैं, या लैंडलॉर्ड भी टेनेंट को खाली करवा सकता है। मिनिमम उसको एक नोटिस पीरियड देना होगा। और सेम यहाँ लैंडलॉर्ड भी एक दूसरे नोटिस टेनेंट से मिलनी चाहिए कि वो कब वेकेट करेगा। नेक्स्ट क्लॉज है एनी नोटिस which may be required to be served upon the lessor and the lessee shall be sufficiently served and given if apart from the registered post sent by email to the email ID of other respective party to expedite the process. For the purpose of written notices through email ID, the email ID is mentioned in this agreement shall only be considered, and any notice given on these respective email IDs of the lessor and lessee shall be considered valid as per the terms of this agreement. Next हम बात करेंगे property and its use. Declaration by the lessor, that is, the lessor is the absolute and the exclusive legal and lawful owner and the occupier of the dismised premises, and its title to the said premises is clear and marketable. The lessor has full right and absolute authority to give the dismised premises on lease to the lessee. Next, the said property shall be used by the lessee only for residential purposes, and the lessee shall not carry out any business or commercial activity of any nature in the property. The lessor shall not sublet, assign, or part with the possession of the foresaid rented property in whole or in part and under any circumstances. The lessee shall use the said property as per bylaws of housing, municipal and other local authorities, and shall comply with all rules and regulations of the local authorities and the housing complex. The lessee shall not effect any alterations or additions, whether structural or not, to the property without prior consent of the lessor, which consent may be given, withheld at the discretion of the lessor. The lessee shall not act or permit any act in relation to the premises which may be a source of annoyance or nuisance or cause damage or disturbance to the occupants of any neighboring premises or properties. Next is property condition and maintenance. The lessee acknowledges that it has satisfied itself that the said property is suitable for its intended use, and all furniture, fittings and fixtures provided as per the schedule of the property are in good working condition. The lessee shall, for the duration of the lease period and at its own cost, maintain the interior and all the fixtures and fittings therein of the premises in a state of good repair, fair wear and tear accepted, and shall, on termination of this agreement, re-deliver the premises to the lessor in the same condition as it existed on the commencement date. Minor day-to-day repairs such as replacement of small electrical, sanitary and other spares, fixing small electrical faults, fixing leakages in taps, clearing drains, etc. are to be carried out by the lessee at its own cost. However, any major repairs such as seepage in wall, structural repairs, etc., unless damage is caused to the negligence of the lessor, shall be carried out by the lessor at its own cost and expenses. In the event of any damage caused to the said premises due to the negligence of the lessor is entitled to be compensated. The lessee, on his or her part, undertakes to maintain the scheduled property with due care and caution. The lessee shall permit the lessor or its agents or representatives with prior notice to enter the scheduled property for inspection and to carry out any repairs, etc. during normal daytime working hours as and when necessary. Next is handover of property. On the expiry of the lease, the lessee shall peacefully hand over the vacant possession of the property to the lessor with all fittings and fixtures intact and in working order, subject to reasonable wear and tear.
The security deposit, after adjusting for any payments due to the lessee, shall be refunded by the lessor to the lessee at the time of receiving back the vacant possession of the said property. In case if the lessee fails to vacate and give the physical vacant possession of the said rented property within the said stipulated period, then the lessee shall pay the damages till the possession is given by the lessee to the lessor. Any dispute or difference arising between the parties in any of the matters under this lease agreement or interpretation or implementation of any terms and conditions shall be subject to the jurisdiction of the court, and the place should be mentioned. If you like this information, then do share it with your near and dear ones. Do watch all our information and educate yourself regarding property. Be with us. Thank you.